Good morning, students. Today we discuss about intermolecular forces versus thermal energy. First of all, students, what is intermolecular forces? Intermolecular forces वो forces होती हैं जिसकी हेल्प से आपके टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को हेल्ड करते हैं, ठीक है, उसको आप इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हो। और थर्मल एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, थर्मल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? वो एनर्जी, या फिर ये कह सकते हो द एनर्जी विच कॉजेज द मूवमेंट बिटवीन द पार्टिकल्स। जिस एनर्जी की वजह से मूवमेंट होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी। और थर्मल मतलब रिलेटेड टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर या तो इंक्रीज करोगे या फिर डिक्रीज करोगे, तभी आपकी मूवमेंट जो है वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगी। तो इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती है आपकी, वो क्या करती है? मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ जोड़े रखने की कोशिश करती है जहाँ तक भी हो। लेकिन थर्मल एनर्जी क्या है? मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे को से दूर करने की कोशिश करती है, क्योंकि मूवमेंट का कोज है जब तो थर्मल एनर्जी, तो इसका मतलब दूर करने की कोशिश करेंगी। जो आपके 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो किसकी वजह से हैं? स्टेट की मैटर की जो 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो किसकी वजह से? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से हैं आपके पास। भाई अगर ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा मैटर, अगर थोड़ी कम है तो लिक्विड में, और बहुत कम है तो आपका गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। और अगर हम थर्मल एनर्जी और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को आपस में कंपेयर करेंगे तो बेटा क्या कंपैरिजन करेंगे? सबसे पहले इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की मैं बात करूँगी तो यहाँ पे देखो, गैस में सबसे कम होती हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, लिक्विड में उससे ज़्यादा, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है उसने इंटरमोलिकुलर फोर्स का। जितनी ज़्यादा फोर्स बढ़ती जाएगी उतनी ही क्लोज पैकिंग होती चली जाएगी मैटर की। अगर मैं थर्मल एनर्जी की बात करूँ, थर्मल एनर्जी में उसने क्या कहा है कि अब देखिए सबसे कम किस में है? सॉलिड में है थर्मल एनर्जी, और फिर लिक्विड में है, और फिर किस में है सबसे ज़्यादा? गैसियस में। तो अपोजिट है एक दूसरे के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी, या फिर ये कह सकते हो दे आर इनवर्स टू ईच अदर। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा हैं तो थर्मल एनर्जी आपकी कम होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसियस स्टेट। आपने पहले पढ़ी भी हुई हैं बच्चों, बट थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। फर्स्ट, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। आपको सभी को पता है गैसियस स्टेट जो होती है वो कंप्रेसिबल होता है, क्योंकि जो गैसियस स्टेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर एग्जिस्ट करते हैं, मूवमेंट ज़्यादा होती है। जब मूवमेंट ज़्यादा तो कंप्रेसिबिलिटी पॉसिबल है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर होगी सभी को। नेक्स्ट उसने कहा गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस। जो गैस है वो प्रेशर एग्जर्ट करेगी सभी डायरेक्शंस में। क्यों ऐसा क्यों बोला बेटा? जब वो कंप्रेस हो रही है, कंप्रेस होगी तो ऑब्वियसली बात है वो प्रेशर एग्जर्ट करेगी, और जब प्रेशर एग्जर्ट करेगी तो सभी डायरेक्शंस में करेगी। कोई ये तो नहीं, आप सपोज करो ये है कंटेनर और इसके अंदर मैंने क्या फिल कर दिया बेटा? गैस फिल कर दी, और अब ये मॉलिक्यूल है, ये तो इस डायरेक्शन में भी प्रेशर एग्जर्ट करेगा, इसमें भी और इसमें भी और इस डायरेक्शन में भी। ऐसे ही मैं अगर इसकी बात करूँ, ये भी सभी डायरेक्शन में, चारों डायरेक्शंस में करेगा, क्योंकि सभी तरफ फ्री स्पेस मिल रहा है। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये भी इधर भी करेगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी। इसकी बात करूँ, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, इधर, सभी डायरेक्शंस में प्रेशर एग्जर्ट करेगा, कंप्रेस होने की कोशिश करेगा। जितना कंप्रेस होगा उतना ही प्रेशर एग्जर्ट करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, गैसेस हैव मच लोअर डेंसिटी देन द सॉलिड एंड द लिक्विड। ऑब्वियसली बात है, यू नो द फॉर्मूला ऑफ द डेंसिटी, रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब आपका जब वॉल्यूम ज़्यादा है तो मास कम होगा, तो डेंसिटी क्या होगी बेटा? ऑब्वियसली कम होगी। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, डेंसिटी कम होती है किसकी?
गैसियस स्टेट की। नेक्स्ट बेटा, जो आपकी वॉल्यूम और शेप होती है गैस की, वो फिक्स नहीं होती, ना तो शेप फिक्स होती है ना ही वॉल्यूम फिक्स होती है। लास्ट प्रॉपर्टी, gases mix evenly and completely on all proportion without any mechanical aid। आप अगर मैं सिंपल सा रूटीन का एग्जांपल लूँ, परफ्यूम सभी यूज़ करते हैं। परफ्यूम अगर आप बाहर लगा दोगे, अगर अपने रूम में लगा रहे हो, खुद को लगाया, खुद को लगाने के बाद क्या आपके रूम में से स्मेल नहीं आती? आती है ना। इसका मतलब वो आपके रूम में इंटरमिक्स हुआ है, तो वो गैसियस फॉर्म में तो है आपके पास, डीओ जो यूज़ करते हो आप लोग। तो क्या इस ये पॉइंट क्लियर हो गया? डिफ्यूज़न का प्रोसेस कर दिया उसने, ठीक है। तो गैसेस जो है मिक्स होती है सभी के साथ कंप्लीटली, क्लियर, ऑल प्रोपोर्शन में। ये थी बेटा गैसेस की प्रॉपर्टीज़। और गैसेस की प्रॉपर्टीज़ हमने आज इसलिए थोड़ा सा डिस्कस किए हैं क्योंकि अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ द गैस which is given by Boyles, Robert Boyles। रॉबर्ट बॉयल्स ने फर्स्ट लॉ दिया जिसका नाम रखा गया बॉयल्स लॉ। क्या कहा उसने? बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट इज वेरीज इन्वर्सली विद इट्स वॉल्यूम, दैट्स कॉल्ड योर बॉयल्स लॉ। अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं तो उसने क्या कहा है? P यानी कि P inversely proportional to volume। Here P represent the pressure and V represent the volume। और कंडीशन क्या रखी है उसने? At constant temperature and N मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। दो चीज़ें कांस्टेंट रखी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो उस कंडीशन में जो आपका प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है वॉल्यूम ऑफ द गैस के। तो P इज इक्वल टू के अपॉन में V। के क्या है यहाँ पे? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो किस पे डिपेंड करेगा? अमाउंट ऑफ द गैस पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर ऑफ द गैस पे। तो यहाँ पे बेटा रीअरेंज किया इसको, इक्वेशन को, तो ये क्या हो जाएगा? P V इज इक्वल टू K1 हो गया। क्लियर है सबको? इसका मतलब क्या है? कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज कांस्टेंट। मतलब जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस कांस्टेंट है, तो प्रेशर और वॉल्यूम जो हैं वो क्या देंगे? फिक्स अमाउंट देंगे, और मतलब कांस्टेंट अमाउंट देंगे। मतलब के इक्वल आ रहे हैं ना, तो कांस्टेंट अमाउंट मिलेगा हमें वो भी। तो अगर मैं सेकंड गैस कंसीडर करूं, एक की वैल्यू मैंने P1 V1 रख दी और एक की वैल्यू मैंने P2 और V2 रख दी, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि आना तो कॉन्स्टेंट के इक्वल ही है, के इक्वल आना है। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P2, P3 V3 इज इक्वल टू P4 V4 इक्वल्स टू के, क्योंकि आना के इक्वल ही है, कांस्टेंट के इक्वल ही है। उसके बाद बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी है उसने। ये ग्राफ लिया है, इसमें उसने क्या बनाया है? ये प्रेशर आपका और ये वॉल्यूम कंसीडर किया है। अभी मैंने आपको बॉयल्स लॉ में क्या कहा कि अगर आपका प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, क्योंकि अपोजिट है, इन्वर्स है एक दूसरे का। तो अगर आपका प्रेशर हाई है तो वॉल्यूम कहाँ होगी आपकी? लोअर डाउन होगी। जब आपका 200 केल्विन मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर रखा ओवरऑल 200 केल्विन, अगर 400 केल्विन टेम्परेचर वो रखता है और प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा हाई है, तो आपका जो वॉल्यूम है वो लो होगी। ऐसे ही 600 केल्विन पे आपको ऑब्जर्वेशन दी है उसने। ये आपका ग्राफ है बिटवीन द प्रेशर एंड द वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ। यहाँ पे उसने एक पॉइंट रखा है कि आइसोथर्म, जहाँ पे बेटा आइसोथर्म आएगा, थर्म मतलब टेम्परेचर की बात कर रहा है, आइसो मतलब कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। जहाँ भी कहीं भी आपको आइसोथर्म मिले मतलब समझ जाना कि ये किसकी बात कर रहा है? कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट ग्राफ उसने लिया है प्रेशर का और 1/V का।
जब प्रेशर का और ये यहाँ पे जो ग्राफ लिया था P और V का लिया था, लेकिन यहाँ पे किसका ले रहा है, P का और 1/V का, तो मतलब स्ट्रेट लाइन आ जाएगी T1 T2 और T3। ये भी ग्राफ आपका बॉयल्स लॉ का है, लेकिन सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या कर दिया उसने, यहाँ पे वॉल्यूम उसने V ली थी और यहाँ पे वॉल्यूम 1/V ली थी। क्लियर स्टूडेंट्स? Now enough for today. Have a nice day.